तो मैंने एक जो आज का जो टॉपिक है, संविधान और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। क्लियर कारण क्या है ना, कि देश जो चलता है ना, वो संविधान से चलता है। और भारत में तो भारत की तो विशेषता है, भारत के अगर कंडीशंस को देखिएगा तो भारत का ज्योग्राफिकल और कल्चरल कंडीशंस दुनिया के अन्य देशों से सबसे भिन्न है। नहीं, अगर आप देखें तो दुनिया में 207 कंट्री को मानते हैं यूएनओ के अनुसार। तो 207 कंट्री में से 206 आप प्लस एक कंट्री को अगर अलग कर दे जिसको हम भारत कहते हैं। आजकल के दौर में इंडिया शब्द नाम लेना थोड़ा सा नहीं तो लगता है कि इसलिए भारत शब्द मुझे नाम लेना पड़ रहा है। हालांकि एज ए कंट्री के रूप में तो इंडिया का नाम तो लिया ही जा सकता है, लेकिन अगर क्योंकि गठबंधन भी बन गया है तो उसको पूरा शब्द बोलने के लिए इंडिया गठबंधन शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं, भारत में अन्य देशों की अपेक्षा दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन ज्योग्राफिकल कंडीशन और कल्चरल कंडीशन सबसे ज्यादा भिन्न है। आप याद कीजिए तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर दिखाई देगा तो आपको इन्हीं इसी देश के में दिखाई देगा। और इस डाइवर्सिटी को अपनाते हुए एकजुट रखना अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और जब भारत आजाद हो रहा था तो भारत के आजादी के जिस समय भारत विभाजन हो रहा था, जिस समय भारत है जो नई आजादी की तरफ बढ़ रहा था, उस समय भारत में एक नया संविधान भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। आप दौर उस समय के दौर को याद कीजिए, जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था। शरणार्थी कई लाख कई करोड़ शरणार्थी इधर से उधर आ जा रहे थे, कुछ तो रास्ते में मर जा रहे थे, इतना उपद्रव था। कई सत्ता भारत में सत्ता परिवर्तन हो रहा था। रजवाड़े हैं जो 565 कुछ रजवाड़े हैं तो सोचते थे कि हमको तो नया देशी हम बना देंगे, हमारे पास पूर्ण स्वतंत्र सत्ता रहेगी। और उस दौर में एक संविधान सभा का निर्माण होना, और संविधान सभा के जिसमें जनता द्वारा चुना हुआ सरकार नहीं थी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोग नहीं थे, जैसे प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। और भारत के सभी क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि। शुरुआत में 399 के 300 के आसपास था, बाद में 200 ही शामिल हुए, 300 से कम ही शामिल हुए प्रत्याशी। और इन सब ने मिल करके एक राष्ट्र के लिए एकल संविधान का निर्माण किया और सबने इसे स्वीकार भी किया। और सोचिए कि जिस कांग्रेस का उदय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ, और वही और उसके साथ साथ अन्य दल भी बने थे। इन अन्य दलों और कांग्रेस ने मिल करके भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में संविधान का निर्माण किया। तो एक मन में विचार आता है कि आप बार बार संविधान बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, तो संविधान होता क्या है। नहीं, आप इसको दो भागों में तोड़ करके देखिए संविधान को। तो सम प्लस विधान नहीं है, सम मतलब समान, अब विधान मतलब कानून, नियम। और जो नियम लिखित हो, और जो नियम या कानून मूल सिद्धांतों से बना हो, पर आधारित हो, उस मूल नियम और मूल सिद्धांतों के आधार से बना हुआ संविधान, जिस पर सभी समान रूप से किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, जाति, वर्ग, लिंग, सब पर समान रूप से लागू हो,
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हो संविधान, और जो लिखित रूप से भारत में आप भले आप धर्म के आधार पर अपने अपने कि कहें नहीं जी, इस्लाम धर्म कहे कि मेरा कुरान ही सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू धर्म कहे कि मेरा गीता सर्वश्रेष्ठ है, ईसाई धर्म कहे कि मेरा बाइबल सर्वश्रेष्ठ है, नहीं, सिख धर्म कहे कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब सर्वश्रेष्ठ है। आपका पर्सनली आप क्या मानते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको इन सब से ऊपर अगर पर्सनली छोड़ दिया जाए, राष्ट्र के रूप में इन सब से ऊपर आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा, संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको इसी के तहत चलना पड़ेगा। नहीं, और उस देश में जहां इतनी विविधताएं हो, आश्चर्य वाली बात है भाई कि दुनिया में 206 कंट्री में वन नेशन वन कल्चर है, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो लगभग 206 में वन नेशन वन कल्चर, एक समान परंपरा को मानते हैं। क्लियर, वहां एकल कानून का निर्माण करना बहुत आसान था। भारत जैसे देश में इतनी डाइवर्सिटी हुआ और लंबे समय तक पहले राजतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था में रहा, प्राचीन काल से लेकर के मुगल काल तक, और आधुनिक काल में आप याद कीजिए ब्रिटिश काल मानते हैं, आधुनिक काल तो लोग ब्रिटिश काल से ही मानते हैं, जब अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए प्रशासनिक सुविधा के लिए धीरे धीरे नियम बनाने शुरू किए, चलो हम इस नियम के आधार पर काम करेंगे, कोई और आएगा तो इस नियम, इसी नियम के आधार पर देश चलेगा, कानून का संचालन। प्रशासनिक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों ने उस नियम का निर्माण करना शुरू किया, वही नियम धीरे धीरे एकल संविधान की तरफ बनते चले गए। लेकिन क्या मैं यह मान के चलूं कि ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया यह प्रक्रिया है, ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया है? इस पर प्रश्न चिन्ह है। अगर ये मैं मान के चलता हूं तो आज भी मैं मान के चलूं कि मैं फिर तो ब्रिटिशों का गुलाम हूं, क्योंकि उसी का कानून चल रहा है। नहीं, ये तो मान के चला जाए कि अगर मैं ये तर्क रखूं कि ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया कानून है तो इसलिए आज भी तो आप कई बार सोचते हो ना कि ब्रिटिश का कानून चल रहा है अब तक, मान सकते हैं। लेकिन इस संविधान सभा में जनता का मत, क्योंकि देश जनता के द्वारा चलता है। क्लियर, ब्रिटिशों ने तो कानून जो बनाया था वो अपने लाभ के लिए बनाया था, भारत के विकास के लिए कहां कानून बनाया था। हाँ, वो एकल स्वरूप देते चले गए तो लगा कि नहीं हम इसी के आधार पर एक संविधान का निर्माण कर सकते। इसके लिए सबसे पहली आवाज 1934 में कि एक संविधान बनना चाहिए। क्लियर, स्टॉप करना। के निर्माण में आप समझिए तो सबसे पहले एम एन रॉय
मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग की गई कि संविधान बनाने के लिए आपको कहीं तो बैठक करनी पड़ेगी। पेरिस में तो सभा ही नहीं दी गई थी, पेरिस में तो कोई रूम ही नहीं दिया गया था। पेरिस में तो टेनिस कोर्ट में बैठ करके लोग संविधान सभा बनाया था, संविधान सभा को, संविधान का निर्माण करवाया था। इसलिए टेनिस कोर्ट में, वहां पर टेनिस कोर्ट को ही उन्होंने संविधान सभा के रूप में मान्यता दे दिया और कहा कि सब लोग जब तक नहीं उठे जब तक संविधान निर्माण नहीं हो गया। भारत में तो एक ये थी कि संविधान, संविधान सभा का मतलब क्या है, जहां पर बैठ करके कई सारे लोग भारत के विविध क्षेत्रों से निर्वाचित, प्रांतीय रूप में, प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित व्यक्ति, जिसके माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा में जो लोग आए उसमें कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा थी। क्लियर? ये सभी एकल दिल्ली में बैठ करके और जहां पर सभा में बैठ करके, एक असेंबली में, एक कमरे में बैठ करके संविधान के निर्माण की बात कर रहे थे। और वो संविधान, लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, हमारा देश कैसे चलना चाहिए, राज्य को क्या अधिकार होना चाहिए, नागरिकों के अधिकार के लिए बात कर रहे थे। नागरिकों को क्या, नागरिकों का विकास कैसे किया जाना चाहिए, कार्यपालिका के पास क्या अधिकार हो, राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार हो। क्लियर? इस सभा में बैठ करके, इस असेंबली में बैठ करके, और इस असेंबली में भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से लोग थे। दक्षिण भारत से लोग थे, पूर्वी भारत से थे, मध्य भारत से थे, भारत के सभी संस्कृतियों के प्रतिनिधित्व यहां बैठे हुए थे। और बाद में इसी को 1935 अधिनियम में कि हम संविधान सभा होनी चाहिए, 1935 के अधिनियम में मान लिया गया और 1940 में तो पारित ही कर दिया गया। और जब क्रिप्स मिशन कहा, जब ये आया 1942 में, तो क्रिप्स मिशन ने कहा ठीक है ना, हम संविधान सभा बनाने का अधिकार देते हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। ये तो वो बात हो गई ना कि मांग करेंगे, भूख लगा हुआ भी, अब मिलेगा हमको बाद में, तो वही वाली बात हो गई ना। इसीलिए बात ये आई कि नहीं भाई, हमको अभी चाहिए, लेकिन क्रिप्स मिशन तैयार नहीं था। उसी के बाद दिसंबर 1946 में जब कैबिनेट मिशन के सलाह पर, जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने कहा ठीक है अब संविधान सभा बनाइए, अब हम लोग जाने वाले। अब जाने से पहले तो आप लोग अपने अनुसार संविधान का निर्माण कर लीजिए। तो संविधान सभा में बैठेगा कौन? ठीक है, तो संविधान सभा में वह बैठा जो 1945-46 में, 45-46 में जो चुन करके प्रांतीय जो चुनाव हुआ था, वो प्रांतीय चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस प्रांतीय विधानसभा से चुने हुए सदस्य आएंगे। इनके माध्यम से जो चुने गए सदस्य थे, इनके माध्यम से जो चुने हुए सदस्य, मुस्लिम लीग का हम नहीं शामिल होंगे भाई, हमको तो अलग पाकिस्तान दे दो। मुस्लिम लीग के विरोध के कारण और कई लोगों के, और नहीं सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं था, कई लोगों ने विरोध के कारण भी भारतीय में, जिसमें कांग्रेस की संख्या बहुत ज्यादा थी उस समय, कांग्रेस एक ऐसा दल जो था जो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता था। क्लियर? जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने सभी लोगों को एकजुट किया, उस सभी को, और कहा कि चलो ना संविधान बनाते हैं। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 3 लोग कांग्रेस के और 4-5 लोग को छोड़ दिया जाए तो लगभग, हालांकि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व, लेकिन 5-6 लोगों की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण रही संविधान निर्माण में। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल साहब, अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद,
के एम मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर, पी एन राव और एक मुखर्जी साहब। इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही संविधान के निर्माण में। पी एन राव को तो संविधान का सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार माना जाता था, और उसको एक संवैधानिक रूप से एक स्तर दिया जाए, एक लिखित रूप से एक प्रारूप दिया जाए, इसके अधिक इसका तैयार करने का जिम्मा दिया गया अम्बेडकर साहब को। और संविधान सभा सुचारू रूप से कैसे चले, किस प्रकार से संविधान सभा का संचालन हो, इसका जिम्मा दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। नेहरू ने जिम्मा संभाला उद्देशिका का, हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसलिए उद्देशिका प्रस्ताव को। और पीछे से कार्य कर रहे थे पटेल साहब कि संविधान का स्वरूप कैसे क्या होगा, संविधान में क्या क्या दिया जाना चाहिए। इन सब ने मिलकर के संविधान को बढ़ावा दिया, संविधान निर्माण को बढ़ावा दिया। और बाद में यही संविधान 3 साल के मशक्कत के बाद, 2 साल 11 महीना 18 दिन के मशक्कत के बाद 24 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, और 24 जनवरी तक सबका हस्ताक्षर हुआ, और जा करके संविधान का निर्माण हुआ, और 1950 से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। गांधी जी नहीं थे, गांधी जी तो डेथ कर गए थे 1948 में, 30 जनवरी 1948 को ही तो डेथ कर गए थे गांधी। हाँ, निर्माण शुरुआत बैठे थे। गांधी जी तो अलग दुनिया में थे। गांधी जी तो पूरे देश में जो दंगा फैल रहा था उसको शांत कराने में लगे हुए थे। जिस समय देश आजादी की अंगड़ाई लेने की स्थिति में था, उस समय गांधी जी नौवा खोली में तो दंगा को शांत कराने, दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली सेना थी वो नौवा खोली में जाने से डर रही थी, और उस शक्तिशाली सेना के बिना गांधी जी गए और अपने अहिंसा के दम पर उस दंगे को रुकवा दिया। तो गांधी एक अलग कैटेगरी है, उनको आप अलग मान के चलिए आप। इस ये सब मिलकर के एक नए देश के निर्माण की ओर चल रहे थे, और इसमें बड़ी भूमिका थी भारतीय जनता का, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, छात्र हो, कोई भी हो, मजदूर हो, किसान हो, सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कोई पीछे नहीं था। और याद कीजिए 1946 में ही रॉयल नेवी का विद्रोह भी चल रहा था। देश नई चीजों में चल रहा था। आप 1946 से घटना को याद कीजिए कि क्या क्या घटना हो रही थी। एक तरफ कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आ चुका था, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बन रही थी, बैठक चल रही थी। एक तरफ रॉयल नेवी का विद्रोह हो रहा था, नेवी का विद्रोह हो रहा था, दूसरी तरफ दंगा हो रहा था, पाकिस्तान की मांग हो रही थी, विद्रोह हो रहा था। ठीक है, सत्ता परिवर्तन की रास्ता खुल रहा था, सत्ता परिवर्तन का रास्ता निकल रहा था। वर्ल्ड विश्व 2 भागों में बट चुका था, 2 भागों में बट चुका था विश्व, विचारधारा के आधार पर। ब्रिटिश की स्थिति अब दयनीय हो गई थी, अब सत्ता की स्थिति संभालने की स्थिति में नहीं था, ब्रिटिश दयनीय अवस्था में चला गया। बहुत कुछ हो रहा था उस समय। उस दौर में इतना होते हुए भी एकल देश का एकल संविधान, और देश बन रहा था धर्म, विभाजन धर्म के आधार पर हो रहा था नहीं। और उस धार्मिक स्थिति में, उस धर्म के आधार पर बंटवारा के आधार पर भी भारत में उस धर्म को, पंथ निरपेक्षता को मानना, यह अपने आप में एक अलग बात है। हाँ,
उद्देशिका में शब्द नहीं लिखा गया था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में इसका उल्लेख है कि सभी धर्मों को, सभी पंथों को समान मान्यता दी जाएगी, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए संविधान निर्माण करते संविधान सभा में और बेहतरीन तरीके से लगभग संविधान का, जहां तक मैंने देखा है कि 11 सत्र चले, 11 बार सत्र बैठा और 11 बार सत्र में बड़े लगभग 100 प्लस बैठकें हुई, चर्चा हुआ, एक एक बातों पर चर्चा हुई। वह चर्चा समानता को लेकर थी, किस प्रकार समानता की दिया जाए। वह चर्चा आरक्षण को भी लेकर के थी, वह चर्चा न्याय को लेकर के थी, वह चर्चा अधिकार को लेकर के था, वह चर्चा स्वतंत्रता को लेकर के था, वह चर्चा राज्य का निर्माण कैसे हो, राज्य की अखंडता को सुनिश्चित कैसे किया जाए, वह चर्चा शासन व्यवस्था का संचालन हो, संस्था का निर्माण और संचालन हो। यह अपने आप में आश्चर्यजनक था। और उसके पहले दुनिया 3 क्रांति देख चुकी थी, 3 क्रांति देख चुकी थी दुनिया। पहली क्रांति देखी थी अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और उसी समय रूसी क्रांति। 3 क्रांति देख चुकी थी दुनिया। और इन क्रांतियों के कुछ देखते हुए, इन क्रांतियों में जो न्याय, जो समानता, जो स्वतंत्रता की जो बात निकली, जो समाजवाद की जो बात निकली, उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान सभा में इसका, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमें इसको भी देखना पड़ेगा। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में संविधान का निर्माण हुआ। इसके लिए कई समितियां बनी जी, कई समिति बनी और कई समितियों ने अपने नए नए प्रावधान दिए। कई समितियों, मौलिक अधिकार समिति बनी, उद्देशिका समिति बना, नहीं, कई समितियों ने अपने अपने प्रावधान दिए। और उन्हीं समय इन समितियों ने दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा, देखा और कहा कि नहीं, हमें ये अपनाना चाहिए, हमें कनाडाई संघीय व्यवस्था को अपनाना चाहिए, हमें इस राजनीतिक मॉडल को अपनाना चाहिए, हमें उस राजनीतिक मॉडल को अपनाना चाहिए। क्लियर। और तब जाकर के एकल संविधान जिसे पूरे भारत ने स्वीकार किया। सोच करके देखिए कि अगर उत्तर भारत के ही लोग रहते उस संविधान में, सभा में, संविधान, तो क्या दक्षिण भारत के लोग एक्सेप्ट करते? संभव नहीं था। और अगर दक्षिण भारत के ही लोग रहते तो क्या उत्तर भारतीय राज्यों के लोग उसको एक्सेप्ट करते? भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको समझा था, भारत की सांस्कृतिक विविधता को, भौगोलिक और कहा हम सब रहेंगे। सोचो ना, घर में भी हर मुद्दे पर अलग अलग राय होता है, नहीं, अलग अलग राय होता है। यहीं पर बैठे हुए लोग के विचार अलग अलग होंगे, नहीं, लेकिन सोचिए कि उसके लिए एकल, अब इतने बड़े देश के लिए एकल, जो उस समय, उस परिस्थिति में जब देश में कई देश नई अंगड़ाई लेने की स्थिति में था, उस दौर में एकल संविधान और भी लिखित दस्तावेज का निर्माण करना अपने आप में दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक चीज था, नहीं। और आज भी देखिए, आज तक भले संशोधन हुए, जब घर बनता है तो संशोधन होते हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्माण होता है। प्रत्येक वर्ष आप रिन्यू करवाते हैं, आप पेंटिंग करते हैं घर का, ताकि घर की साफ सफाई बनी रहे, नहीं। तो संविधान भी तो समय और परिस्थितियों के अनुसार नए कानूनों को जगह देगा। भले 127 संशोधन हुए, लेकिन संविधान की जो मूल अवधारणा है वो बनी रहे। नया संविधान नहीं बना। उस समय के सारे पड़ोसी देशों को देखिए, आपके अगर पड़ोस भारत को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है,
भारत की स्थिति को देख छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान आज तक अस्थिर है। हाँ, अस्थिर है ना जी पाकिस्तान। श्रीलंका लंबे समय तक गृह युद्ध में फंसा रहा। छोड़िए, हमको नहीं आता है बनाने। ठीक है, नेपाल लंबे समय तक रहा। भूटान में हाल के दिनों में लोकतंत्र है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश और म्यांमार की स्थिति को देखिए, म्यांमार और बांग्लादेश को, तो आप समझिए कि म्यांमार में आज भी सैन्य तानाशाह है और बांग्लादेश में हमेशा कट्टरता आ जाती है। उस दौरान बगल में चाइना, जो तिब्बत को हड़प करके भारतीय सीमा से सटा हुआ है, और चाइना बगल में, वहां एक दलीय व्यवस्था है। वहां चुनाव कहाँ होता है? अपने ही चुनाव में एक उसी पार्टी के व्यक्ति चुन लिए जाते हैं। कोई दूसरा दल कहाँ है? क्लियर? अब इस स्थिति में, और उस समय दुनिया के कई नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए, उस दौर में सारे नव स्वतंत्र में इतना अच्छा डेमोक्रेसी नहीं देखा जो वर्तमान में भारत 75 सालों में सबसे बेहतर। आश्चर्य वाली बात है, भारतीयों ने इसे एक्सेप्ट किया और दुनिया तो देखती दंग रह गई। जो दुनिया कहती थी कि भारत तो देश है ही नहीं, राष्ट्र तो है ही नहीं, भारत तो भौगोलिक टुकड़ा है, क्योंकि कभी हमेशा तो वह एक ही कल्चर देखा था, भारत तो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। उसमें से भारत को एक राष्ट्र बनाने में, दुनिया का 75 सालों में एक शक्तिशाली राष्ट्र, टॉप 5 अर्थव्यवस्था है ना, हाँ? चौथी सैन्य ताकत है ना दुनिया की 75 सालों में। इसलिए भारतीयों ने, ऐसा किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं, सभी ने, पूरे जनता ने भाग लिया। जो वर्तमान में 140 करोड़ जनता है, उस 140 करोड़ जनता ने राष्ट्र की के विकास में योगदान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, उसका लीडरशिप करने वाला अलग अलग समय में आते गए। शुरुआत में नेहरू साहब आए, फिर शास्त्री साहब ने लीडरशिप किया, जिनके दौर में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। उसको बढ़ाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। शुरुआत में हरित क्रांति देने वाले बहादुर साहब ही थे। इंदिरा गांधी के दौर में आ गया था 66 में, क्योंकि 65 में लड़ाई हुई थी, और 66-67 से, क्योंकि वो जिंदा नहीं रहे थे, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी। लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी की, क्योंकि इंदिरा गांधी के दौर में आया था, लोगों ने कहा इंदिरा गांधी ने शुरू किया, वो अलग बातें हैं। लेकिन किसी प्रधानमंत्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। किसी ने भी ये आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने ज्यादा विकास किया, इन्होंने कम किया। समय और परिस्थितियों के अनुसार पूरे देश के विकास में सबका योगदान रहा। तो लिखें, संविधान परिचय। हेडिंग दीजिए, संविधान एक परिचय। संविधान से तात्पर्य एक लिखित दस्तावेज से है जो मूल सिद्धांतों द्वारा निर्मित है, जो मूल सिद्धांतों के आधार पर निर्मित है, जो मूल सिद्धांतों के आधार पर निर्मित है, तथा जिससे देश का संचालन होता है। नहीं, अर्थात ये बराबर नहीं है।
ये बनाइए, रुके हम बता देते हैं। संविधान, सम प्लस विधान, विधान मतलब कानून, और सम मतलब समान, यानी सब पर समान कानून, सब पर समान कानून। यानी यही ना लागू होगा। सर्वप्रथम पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इसके सॉरी इसके निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय द्वारा, 1934 में M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। संविधान सभा के निर्माण की बात की गई, मांग की गई, जिसे 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसे 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में जिसे 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की मांग के आधार पर, जवाहरलाल नेहरू की मांग के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। मांग के आधार पर स्वीकार कर लिया गया। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भी, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। स्वीकार किया तथा 1942 में आए क्रिप्स मिशन ने 1942 में आए क्रिप्स मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के निर्माण की बात कही। जिसकी काफी आलोचना हुई। उन्नीस सौ 46 में आए कैबिनेट मिशन की सलाह पर कैबिनेट मिशन की सलाह पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। जिसे प्रांतीय विधानसभा द्वारा
के चुने हुए सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, निर्वाचन किया गया। शुरुआत में कुल 389 सदस्य, शुरुआत में 389, शुरुआत में कुल 389 सदस्य की इसमें भागीदारी थी। परंतु मुस्लिम लीग के विरोध के कारण दो सौ 99 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। 99 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। संविधान सभा बन गया। क्लियर। अब ये संविधान सभा यानी कि घर बन रहा है। अब इस घर में बैठेगा कौन? अब वो बैठेगा जिसको प्रांतीय विधानसभा ने चुनकर के भेजा है। हाँ, इसमें कांग्रेस, क्योंकि अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस विजेता थी, अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी। 1946 में भारत में भी अंतरिम सरकार चल रही थी, जिसके मुखिया ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर। इसीलिए इन अंतरिम सरकारों के कारण या और जो प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने हुए सदस्य थे, इनके कारण जो चुने हुए सदस्य जिसमें कांग्रेस की संख्या ज्यादा थी, मुस्लिम लीग तो विरोधी कर दिया था, 299 सदस्य अब बैठक में आ गए। अब इन 299 सदस्य का एक काम था कि भारत की भौगोलिक, भारत की सांस्कृतिक, भारत की ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, संविधान बनाना जो था ना, उसको 4-5 कैटेगरी में बांटना था कि अब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करना था, एक सभा द्वारा, जिसमें 299 सदस्य थे। इस सभा में जि, जि, जिन्होंने भारत की भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक परंपरा, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि, कई अन्य वैश्विक क्रांतियां और उसका प्रभाव, और तब की समय की स्थिति, तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एकल संविधान का निर्माण करना था। इतनी चुनौतियां थी बंधु, और जल्द से जल्द बनाना था। सोचो ना कि 32 लाख वर्ग, वर्तमान में 32 लाख, उस समय तो 32 लाख से ज्यादा था। उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत ने इतने एकल संविधान का निर्माण किया, अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। क्लियर। संविधान, पैराग्राफ चेंज करके, संविधान सभा सदस्यों ने भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता,
सांस्कृतिक विविधता, कौमा ऐतिहासिक परंपरा, कौमा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्पन्न विचारधारा, कौमा विदेशी क्रांतियों के प्रभाव, एवं तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एकल संविधान का निर्माण करना। एक प्रमुख चुनौतीपूर्ण कार्य था। नहीं, ऑब्वियस बात है, अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती थी। क्लियर। अब उस दौर में आप देखिए, और लगभग जो संविधान सभा में जो बैठा, उन सबको एक कहा कि अब तो चलते हैं ना, एक एक समिति बनाते, और सभी समिति है जो एक दूसरे देशों के संविधान को भी पढ़ते हैं। लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, और 60 देशों के संविधान से पढ़ करके जो अच्छी बातें थी उन बातों को एक्सेप्ट किया गया। नहीं, संविधान सभा के सदस्यों के, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कई समितियों का निर्माण किया गया, जिन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को संविधान का अध्ययन किया, तथा भारत के परिप्रेक्ष्य के आधार पर, भारतीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर उसमें कुछ संशोधन करते हुए मूलभूत बातों को अपनाया। अच्छा, अब यहां देखो तो पहले तो प्रमुख समिति बनी, नहीं, और उसके अध्यक्ष बने, और इन्हीं समिति को अधिकार दिया गया। तब कौन कौन सी समिति बनी? तो उद्देशिका समिति बनी। नहीं, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन बना? झंडा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और उप समिति, झंडा समिति के उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बड़ा कंफ्यूजन है, इसको समझिए। कई जगह आपको झंडा समिति के अध्यक्ष लिखा दिखाई देंगे जेबी कृपलानी, नहीं, झंडा समिति के उप समिति थे के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी।
क्लियर हो गया। जो तीसरा थे मौलिक अधिकार समिति के, कौन थे? पटेल साहब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर साहब। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आ? अभी बताए थे ना, बीएन राव। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम मिलान करने के लिए देखिएगा क्वेश्चंस को, हमेशा ध्यान रखिएगा। उतारिए इसे। और भी समिति होगा, देख लीजिएगा बुक में। हो गया। अब इस समिति ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? 60 देशों के। और अलग, ऐसा तो नहीं कि हुबहू उतारना था, अलग अलग व्यवस्था अलग अलग देशों की अलग अलग थी। और कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, उसमें जो मुख्य बातें थी उस व्यवस्था को। जैसे कभी कभी मन में प्रश्न आता है, क्या संविधान उधार का थैला है क्या? क्योंकि आपने तो उधार लिया है। अच्छी बातें जो डायरेक्ट नहीं उठाया गया, लेकिन अच्छी बातों को लेना, जहां नागरिकों के विकास की बातें होगी, वो उधार कैसे, समानता कैसे उधार हो जाएगी, स्वतंत्रता कैसे उधार हो जाएगी, नहीं, न्याय कैसे उधार हो जाएगा, नागरिकों को क्या अधिकार देना चाहिए कैसे उधार हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बातों को प्राप्त करना, उसको लिखित रूप से रखना, उसको अभी उधार थोड़े ना कहेंगे। जैसे कभी कभी एक कई बार देखे होंगे, आलोचना के रूप में कहा जाता है भारतीय संविधान को कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो अलग अलग आलोचक अपना अपना तर्क रखते हैं। क्लियर। तो कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, और कई देशों के संविधान से कई बातें ली गई, कई विषय लिया गया। जैसे अगर हम कहें तो अमेरिकी संविधान से, जो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, इसलिए वो अपने आप को सबसे पहला लोकतंत्र मानता है, दुनिया का सबसे बड़ा पहला लिखित संविधान जिसका है अमेरिका का, यहां से न्यायिक स्वतंत्रता, समीक्षा, सक्रियता, मौलिक अधिकार, ऐसी कई चीजें, महाभियोग प्रक्रिया, ये ली गई। तो लिखते चले, एक तरफ लिखे देश, एक तरफ लिखे विषय। एक तरफ लिखे देश, एक तरफ लिखे विषय। पहला लिखे अमेरिका से,
तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया? सक्रियता, स्वतंत्रता, समीक्षा, नहीं, महाभियोग प्रक्रिया, जनहित भी वहीं से लिया गया है। हालांकि जनहित तो बाद में आया था, लेकिन वहीं से प्रभावित है। क्लियर? ये सभी अमेरिका से प्रभावित है। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी। क्लियर? सेकंड, अच्छा, ब्रिटेन से क्या लिया गया? लोग कहते हैं ना ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली और विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सब बराबर होगा। संसदीय प्रणाली, कौमा, विधि के समक्ष समता। जो मुख्य मुख्य हम वही लिखा रहे हैं, सब लिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आता है एग्जाम में, मिलान करने वाला में दे देगा या ऐसे भी दे देगा। अच्छा, क्वेश्चंस का पैटर्न समझ जाएगा, मैं क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा इससे। सेकंड और थर्ड लिखिए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। अच्छा, कनाडा से संघीय प्रणाली, कनाडा से संघीय प्रणाली। जर्मनी से आपका लिया गया है आपातकाल। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व। और कहां से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कर्तव्य। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। नहीं, तो ऐसे कई सारे हैं, अब देख लीजिएगा, लिस्ट देख लीजिएगा। तो ये लिया गया। अब इतनी बातें कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, इसको लेकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चर्चा चली। भारतीय संविधान, एक में संविधान सभा में, पैराग्राफ चेंज करके संविधान सभा में संविधान के निर्माण हेतु लग 11 सत्रों का आयोजन किया गया। सत्र उसे कहते हैं जिसे बोलते हैं मानसून सत्र, बजट सत्र, नहीं, 11 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। 100 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर कहेगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वो भले अस्थायी थे, लेकिन अध्यक्षता सबसे पहले वही किए थे। अगर क्वेश्चंस कहेगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, तब भी सचिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चंस को समझिए। अध्यक्षता में दो हो सकता है ना। आ? एक हो सकता है स्थायी और एक हो सकता है अस्थायी। दो हो सकता है। जो प्रथम अस्थायी, तो अध्यक्षता तो वही ना रहेंगे भाई, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। जो पहली बार किया वही ना प्रथम अध्यक्ष कहलाएगा। इसलिए अस्थायी अध्यक्ष सचिदा एस एन सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। और जो संविधान सभा बना था, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में गठित हो गया था। पहली बैठक 1946 में। क्लियर? अभी आपने लिखा है। दूसरा दिन बाद हुआ 11 दिसंबर को। ये एक दिन के लिए बने थे। ये दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव आया था। यही उद्देश्य का प्रस्ताव जो आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा भारत कैसा होगा। और पूरा उद्देश्य का जस्ट लाइक एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका को पढ़ लीजिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। ये ढकोसला है 395 अनुच्छेद। उद्देशिका ही एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उस उद्देशिका को लागू करने की सब व्यवस्था है उसमें। तब हमको पढ़ना पड़ता समझने के लिए। स्वतंत्रता स्थापित करना है, राजनीतिक आर्थिक न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित करना है, नहीं ये सामाजिक। क्लियर? हमको समानता स्थापित करना है, हमको बंधुत्व स्थापित करना है, भारत को अखंड रखना है, नहीं लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता स्थापित करना। ये बनाने के लिए है। इस सारा उद्देशिका में लिखा हुआ है। लिखें, क्या लिखें? जिसके प्रथम अध्यक्षता एस एन सिन्हा ने किया था, है ना। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। जिनका मुख्य कार्य, जिनका मुख्य कार्य संविधान सभा का सुचारू पूर्वक संचालन करना था। कौन कितना बोलेगा, कितना देर बोलेगा, कब कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा। भाई घर का मुखिया चाहिए ना भाई चलाने के लिए, नहीं तो अनुशासन ही नहीं चलेगा। जिनका मुख्य कार्य संविधान सभा का सुचारू पूर्वक संचालन करना था। नहीं, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर रखा। जिसने भारतीय संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। अरे यही देखिएगा, उद्देश्य का जो प्रस्तावना आप कहते हैं यही चलता रह गया। क्लियर। अब इसी में आप समय समय पर जैसे जैसे आते चले गए, और 24 यहां तक सब कुछ चर्चा होने के बाद 24 नवंबर 1947 तक, लगभग इसमें 11 सत्र चले, और 24 नवंबर 1949 तक, 24 नवंबर 1949 तक लगभग इस पर सब तैयार हो गए। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कर दिया गया, जिस पर 24 जनवरी 1950 को सबने हस्ताक्षर कर दिया, और 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। जिस पर 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 1950 को सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तथा यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जिसमें यानी मूल संविधान में, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर 470 से अधिक अनुच्छेद, कौमा 25 भाग, 70 से अधिक अनुच्छेद, कौमा 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। यानी कई संविधान संशोधन हुए होंगे, तभी ना बढ़ा है। जैसे अब पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची बना दी गई, नहीं तो ऐसे कई संविधान संशोधन हुए होंगे। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल अधिनियम लागू किया गया। क्लियर। इसे संविधान जो बना, और संविधान की जो लगातार जो प्रक्रिया संशोधन के रूप में होती चली गई, नहीं तो वर्तमान में इतनी है। इसलिए यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो टोटल कितना लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल समय लग गया था, 2 साल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखिए, दो क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछने का। अगर कभी क्वेश्चंस का पैटर्न देखना पीटी का, हमेशा इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन होता है इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है मॉडरेट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है टफ क्वेश्चन, आपको हार्ड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन में जैसे बोल देगा भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे।
के एम मुंशी, बी एन राव, सरदार पटेल, कृष्ण स्वामी अयंगर। तो आपने जैसी देखा नहीं कि इसका आंसर ये हो जाएगा, कहीं दिमाग नहीं लगाना, इजी क्वेश्चंस हो गए। इसी क्वेश्चंस को दूसरे स्वरूप में दे दिया। संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन है। लिखो क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन है। ए में लिखो, ए में लिखना, ABCD 1 2 3 4 नहीं, ए में। क्लियर? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग M.N. रॉय द्वारा की गई। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग M.N. रॉय द्वारा की गई। बी में लिखो, संविधान सभा के निर्माण की घोषणा M.N. रॉय द्वारा की गई। बी में लिखो, संविधान सभा के निर्माण की घोषणा सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन द्वारा की गई। तीसरा, संविधान सभा के संविधान सभा के निर्माण के समय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डी में एक से अधिक, और डी में एक से अधिक। अब इसका आंसर क्या होगा? डी में एक से अधिक, डी होगा। अब फिर से पढ़ो क्वेश्चंस को, अब फिर से पढ़ो फिर से क्वेश्चंस को। क्या होगा अब इसका आंसर? बी होगा। पहला क्या कह रहा है? चलो चलो अंदर। संविधान सभा के पहला क्या है? संविधान सभा के मांग M.N. रॉय द्वारा की गई, तो सही हो गया, ये तो सत्य है। क्वेश्चन क्या रहा है? असत्य बोल रहा है, ये तो सत्य है। दूसरा क्या कर ऑप्शन? संविधान सभा के निर्माण की घोषणा सर्वप्रथम, ये है सत्य क्या सत्य है? अब बोलो, सत्य क्या सत्य है? उसमें सर्वप्रथम लगा हुआ है। सर्वप्रथम कैबिनेट क्रिप्स मिशन द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन द्वारा लागू बाद में हुआ। पहले क्रिप्स मिशन बोला था कि हम बाद में करेंगे, लेकिन संविधान सभा की घोषणा सर्वप्रथम घोषणा किसने किया था? क्रिप्स मिशन ने, नबी ने बताए थे। क्लियर? ठीक है। और तीसरा क्या है? तब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष न तो राजेंद्र प्रसाद, तो अध्यक्ष पहले तो कौन थे? तो वही ना थे। ये सत्य है। अगला क्या है? एक से अधिक भी नहीं होगा, एक ही ना असत्य है, तब भी होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कहेंगे मॉडरेट क्वेश्चंस। जब भी और एक क्वेश्चंस रहेगा 1 2 3 4 और अंत में दे देगा 1 2, बी में 1 2 2 3 4, ये मॉडरेट टू हार्ड हो जाता है। रहेगा वही सब कुछ। क्वेश्चंस का पैटर्न समझना। अब BPSC ना ये वाला नहीं पूछता, ये नहीं पूछेगा।
एक आध को पूछ लिया तो खुश मत हो जाना। हाँ, हाँ तो एक दो को पूछे तो वो बोल तो रहे हैं, एक दो को क्वेश्चन अगर 150 में अगर 10 क्वेश्चन आ गया तो बहुत ज्यादा थोड़े ना है। वो तो आपको देता है कि हमसे कुछ तो खुश होकर के जाओ, है नहीं। अब ज्यादातर क्वेश्चन जो है वह इस तरीके का रहेगा। एक तो ये लिखे और एक और लिखिए दूसरा। ए में लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। संविधान सभा संविधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए, संविधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। अब एक दो तीन चार लिखिए, एक लिखिएगा, ये नहीं, एक लिखिएगा। संविधान के निर्माण में 3 साल का समय लगा। इसमें लिखा हुआ तो नहीं है क्वेश्चन, मन में तुम आया 3 साल का समय लगा, मन में तो यही आ गया, लिखा हुआ नहीं है के लिए। हाँ हाँ, अब मेरे मन में तो यही आ गया, अब आ गया तो आ गया, अब रखा जाए इसी को। सेकेंड, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, उसको सबको बोल दो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाइए, बोल दो सबको। और है, उधर भी है। सेकेंड लिखो। संविधान सभा में सिर्फ कांग्रेस सदस्यों ने भाग लिया था, में सिर्फ कांग्रेस सदस्यों ने भाग लिया था। में सिर्फ कांग्रेस सदस्यों ने भाग लिया। थर्ड, उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित कराए गए। कृष्ण स्वामी आयंगर उद्देशिका समिति के सदस्य थे। अब ए में लिखो, 1 2 3 4, एक दो तीन चार। बी में लिखो, सिर्फ दो। डी में लिखो, सिर्फ तीन। सी में मतलब सिर्फ तीन। और डी में लिखो, इनमें से कोई नहीं। अब पढ़ो पूरा। अच्छा, यहां पर एक भी यदि ऑप्शन आपके हाथ से गया तो गया। यहां पर एक भी क्वेश्चंस, इसको कहते हैं मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का पैटर्न देखो, सब कुछ संविधान से बसे है, कुछ अलग से नहीं है क्वेश्चंस को। लेकिन अब बीपीएससी ऐसे थोड़े ना लेगा। अब भाई बीपीएस तुम अधिकारी बनने वाले हो तो क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा मॉडरेट तो करेगा ही। ठीक है, अब क्वेश्चंस को अब पढ़ो, कौन सा आंसर होगा। क्या है पहला ऑप्शन, क्या है क्वेश्चंस, क्या है पहला क्वेश्चंस पढ़ो पूरा। संविधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में क्या है, पहला क्या है, संविधान के निर्माण में 3 साल का समय लगा। सत्य है या असत्य, लगभग नहीं है।
असत्य होगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। कहीं पर भी 3 साल लिखा हुआ नहीं है। जब भी देखोगे ना तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का ही समय लिखा हुआ है। लगभग लिखा ही नहीं था हमने। अगर लगभग लिख देता तो सही हो जाता। अब समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे मन में क्या आता, अच्छा तो इतना हो ही गया होगा तो एक्चुअली फैक्ट ये है। पहला हो गया तो पहला असत्य हो गया। दूसरा क्या था, संविधान सभा में सिर्फ कांग्रेस ने भाग लिया था, नहीं। स्वतंत्र पार्टी भी थी, प्रजा पार्टी भी थी, प्रजा दल की भी सरकार थी, समाजवादी पार्टी भी थी, नहीं थी सोशलिस्ट पार्टी का भी। तो कई था, तो सिर्फ कांग्रेस नहीं था। हाँ, कांग्रेस की बहुमत थी, तो ये भी असत्य हो गया। तीसरा क्या था, क्या, उद्देश्य का प्रस्ताव नेहरू ने पारित करवाया था, ये तो ठीक है। और चौथा क्या है, थे, किसके थे, वो प्रारूप समिति के सदस्य थे, कृष्ण स्वामी अयंगर। ठीक है। तो अनंतिम आंसर क्या होगा इसका, तो सिर्फ तीन। देखो उसमें सिर्फ तीन है ना सी। क्वेश्चंस का स्वरूप जो होता है वह इसी स्वरूप में होगा, इसलिए पहले इजी क्वेश्चंस पहले ऐसे पूछा जाता था। तो सब ना 100 में से 105, 115, 120 मजा मार करके आ रहा है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया था, मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस जो पहले बताए नहीं। और अब क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड हो गया है। एक भी अगर टॉपिक आपके हाथ से निकला, यानी एक भी क्वेश्चन तो आपके हाथ से गया, तो अंतिम वाला जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं है। अब तो 50%, मुझे लगता है 75% है अब तो। ठीक है, 1/3 है। क्लियर। अब तो ये आप सोच करके देखो कि अगर आप पढ़ते हो तब पढ़ने से सिर्फ नहीं है, हाँ, समझने से है। क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ता तो पूरा बिहार पढ़ रहा है बीपीएससी के लिए, अदर स्टेट वाले भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस का स्वरूप के अनुसार ना देखोगे, तुमको विद्वान थोड़े ना बनना है। क्वेश्चंस बन जाना चाहिए कि पॉलिटी अगर मिल जाए तो पॉलिटी में 10 में से 8 क्वेश्चन बन जाना चाहिए, 2 का तो खैर वो गलत ही मार के आओगे। हाँ, 2 का तो जय माता दी चलता है। क्लियर। तो ये कम से कम होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड, तो जो जो टॉपिक पढ़ते चले जाए इसका क्वेश्चन जरूर बनाए। तो आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने आज एक टॉपिक संविधान के निर्माण की एक रूपरेखा दी, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाइएगा घर जा करके। ठीक है। आप प्रीवियस ईयर वाला ले लीजिए, पीटी का ही, और ये ले लीजिएगा, आता है किरण का आता है या अन्य का, दर्पण का आता होगा, देख लीजिएगा आप लोग मटेरियल। तो अलग अलग ना प्रीवियस क्वेश्चंस का ये ले लीजिएगा, सेट ले लीजिएगा। ठीक है। और उस सेट में सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण संबंधी, मौलिक अधिकार संबंधी कितने क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए, तो आपको पता चल जाएगा। तो निर्माण हमने बताया, कुछ क्वेश्चन है जो हो सकता है हमने नहीं बताया हो लेकिन आएगा, आपने पढ़ा होगा, या हमको आपको नहीं पढ़ा है, तो आपके आप पूछेंगे ना भाई हमसे आकर के, चलो अंदर चलो, ए बालिके। हम्म, उधर से बोल दो। क्लियर, ओपन कर दीजिए। क्लियर। तो हाँ, हाँ दिक्कत हो गई। क्लियर। तो इसीलिए तो आपको ना, आप उसको देखना पड़ेगा ना जी। तो ट्राई कीजिए, अब स्टार्ट होंगे फिर से। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो अभी चलेगा तो डेली जब भी क्वेश्चन चलेगा तब मुझे याद दिला दिया कीजिएगा कि सर इसका क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। तो मैं 3-4 क्वेश्चन दे दिया करूंगा और प्रैक्टिस हो जाया करेगी पीटी की, तब तो आप इजी हो जाएगा। जैसे अभी पढ़ा है तो पीटी का क्वेश्चन 2-3 दे दिए, इसी प्रकार अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो अगला टॉपिक क्वेश्चन पीटी का दे देंगे। तो वो उस तरीके से बनाने से ना आपको बहुत लगभग 10 में से 7-8 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सेट भी, सेट नहीं कहते, क्वेश्चन
समझने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कल से। क्लियर हो गया? तो आज के लिए धन्यवाद।